मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय संविधान की विशेषताओं के इस क्रम में आज हम लोग दो विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर बात करेंगे, और दूसरा जो भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी संक्षेप में हम देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हम क्यों चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, जो एकल नागरिकता है, विश्व के बहुत से देशों में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। वहां पर जो स्टेट्स हैं वहां की नागरिकता अलग है और यूनियन की नागरिकता यानी केंद्र की नागरिकता अलग है। तो नागरिकताओं के इस क्रम में भारत जो है वो सिंगल सिटीजनशिप वाला देश है, तो ये भारतीय संविधान की विशेषता हो गई। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे वो ये कि जो भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। पार्लियामेंट तो अपनी जगह पे काम करते ही हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, सरकारें हैं, वो भी काम करती हैं, जो जुडिशियरी है वो भी अपनी जगह पे संवैधानिक संस्था और काम करती है। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं भारतीय संविधान में बनाई गई हैं जो इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और वो नजर रखते हैं कि ये जो सरकारें हैं, ये जो सत्ता में यानी पावर में काम करने वाले लोग हैं, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो कैसे? दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, भारत का जो संविधान है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच पावर बटे हुए हैं। एंड एनविसेज ए ड्यूअल पॉलिटी, यानी केंद्र के लिए केंद्र अपने हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करती है और राज्य अपने हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स डिवाइडेड हैं, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, कानून बनाने के अधिकार डिवाइडेड हैं। तो पावर्स, कानून बनाने के अधिकार यानी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ये सब डिवाइडेड है। तो ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ड्यूअल पॉलिटी हो गई। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली, लेकिन उन सब के बावजूद भी भारत के संविधान में नागरिकों को एक ही नागरिकता दी गई है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग नागरिकता और केंद्र के लिए अलग नागरिकता हो गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंगल सिटीजनशिप जो है भारत में जितने भी नागरिक हैं उनकी राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन था जो अब नहीं है, जम्मू कश्मीर को लेकर के था, आर्टिकल 370 वाला जो प्रावधान था, तो उसको तो हटा दिया गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप वाला वहां पर प्रॉब्लम था क्योंकि वो जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान था, वहां के नागरिकों को अलग अधिकार दिए गए थे, कुछ राज्य की तरफ से अधिकार थे, और साथ ही साथ वो यूनियन का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, तो उसके अधिकार अलग थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर का जो अलग से प्रावधान था, स्पेशल प्रोविजन, वो खत्म कर दिया गया है। तो अब भारत के सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। अगर यूएसए के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे तो यूएसए में ये होता है कि वहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राज्यों के लिए अलग संविधान है, स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और राइट्स जो है वो भी स्टेट के लोगों के लिए राइट्स अलग से दिए गए हैं, और साथ ही साथ उनको यूनियन के राइट्स भी दिए गए हैं। तो क्या हो गया? ड्यूअल सिटीजनशिप। यानी जब यूएसए की बात करेंगे तो ड्यूअल सिटीजनशिप, और जब इंडिया की बात करेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप। तो ये अच्छी तरह आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये हमारे संविधान की कैरेक्टरिस्टिक है। और बात देखते हैं
In India, all citizens, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil rights. चाहे वो देश के किसी भी राज्य में रहें, किसी भी राज्य में पैदा हुए हों, उनको केवल एक ही सिटीजनशिप अधिकार मिलेगा, एक ही नागरिकता मिलेगी और वह होगी इंडियन सिटीजनशिप। वह भारतीय नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता होगी, वो इंडियन ही कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी राज्य में रहें, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों। और देखते हैं, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल इन इंडिया हैज बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट्स, class conflicts, caste wars and linguistic classes and ethnic disputes। अब ये बात जो है ये कैरेक्टरिस्टिक में से ही निकल के आया कि भाई हमने हमारे देश में नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप दिया, तो इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की क्या सोच रही होगी, क्या उन्होंने क्या सोचा होगा कि एक तरफ उन्होंने फेडरल कैरेक्टरिस्टिक भी रखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने यूनिटरी भी रखा, यानी कि एक तरफ संघात्मक विशेषता और दूसरी तरफ एकात्मक विशेषता भी रखा। तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक रखा तो फिर राज्य की नागरिकता क्यों नहीं रखी? तो देखिए यहां पर हमको थोड़ी हिस्ट्री में जानी पड़ेगी। जो इतिहास है हमारे देश का वो बहुत पुराना है और ब्रिटिश शासन काल के दौरान खासकर हमारे देश में जाति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, यानी क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। तो संविधान सभा में चर्चा के दौरान यह बात आया कि चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य में हो, किसी भी भाषा को हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी संस्कृति का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी भाषा, संस्कृति या उनकी जो भी सोच हो, लेकिन उनको एक ही सिटीजनशिप होगी, उनकी नागरिकता एक ही होगी और वो होगी इंडियन या भारतीय। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते थे, यानी हमारे जो संविधान सभा के जो लोग थे या संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि लोगों के मन में जो पृथकतावादी तत्व है, जो सेपरेटिज्म फीलिंग है, वो इस बहाने भी दूर होना चाहिए, इस तरीके से भी दूर होना चाहिए कि हम चाहे जम्मू कश्मीर के निवासी हो, चाहे हम कन्याकुमारी में रहने वाले व्यक्ति हों, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हों, चाहे वेस्ट बंगाल में रहने वाले व्यक्ति हों, हम चाहे कहीं के भी हैं, लेकिन हम हैं इंडियन। तो ये सोच थी उनकी कि ये जो इंडियनाइजेशन है, ये जो भारतीकरण है, ये जो नागरिकता का जो प्रावधान है, ये लोगों में यूनिटी और इंटेग्रिटी की भावना पैदा करेगी और इस तरह से सिटीजनशिप का जो ये सोच है, ये भारतीय नागरिकों के अंदर राष्ट्रवाद की सोच को विकसित करने का ही एक तरीका था। क्लियर? तो यहां पर ये जो हमने सिंगल सिटीजनशिप दिया उसके पीछे का कारण भी आपको पता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही नहीं बनी है, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता इसलिए बनी क्योंकि जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के कारण, यानी उस अवधारणा, उस सोच के कारण आज हमारा देश एकीकृत है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है। तमाम विवादों, ऐसा नहीं है बोला गया कि भाई हमने सिंगल सिटीजनशिप तो दिया लेकिन उसके बावजूद भी तो कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं धर्म के आधार पे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, कई बार हुए हैं। इसके अलावा कास्ट के आधार पर झगड़े होते हैं, जातीय दंगे होते हैं, जातियों के आधार पर झगड़े होते हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेज होते हैं, है ना, भाषा के आधार पर झगड़े होते हैं। कोई हम दक्षिण भारतीय भाषा हैं तो हम तमिल हैं, तो हम तेलुगु हैं, तो हम मलयाली हैं, ये सब बातें उठती रहती हैं। लिंग्विस्टिक क्लैशेज होते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, वो अपने अपने हितों के लिए डिस्प्यूट्स करते हैं। लेकिन जब इन डिस्प्यूट से ऊपर उठते हैं तो उनके मन में एक ही भावना आती है कि वी ऑल आर इंडियंस। जब देश के ऊपर कोई संकट आता है तो तमाम अंदरूनी झगड़ों से वो ऊपर उठ के क्या सोचते हैं, वी ऑल आर इंडियंस। तो ये नागरिकता का जो प्रावधान है ये देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। अगर ये
ये जो फीलिंग है अगर ये नहीं होती, अगर हमारे संविधान निर्माता राज्यों के लिए अलग सिटीजनशिप और यूनियन की अलग सिटीजनशिप कर देते, तो उसका इंपैक्ट ये हो जाता कि धीरे धीरे पृथकतावादी भावना प्रबल हो जाती और कई हमारे जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये फीलिंग हो जाती कि हमारी भाषा अलग, हमारी संस्कृति अलग, हमारे मूल्य, हमारे काम करने के तरीके अलग, हम क्यों ना सेपरेट हो जाएं। इस फीलिंग को क्रश करने में हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है संविधान की, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। This means that the cherished goal of the constitution makers to build an united and integrated Indian nation has not been fully realized। मतलब ये जो झगड़े हैं, इन सब झगड़ों के कारण हमारे देश में जो संविधान निर्माताओं की जो सोच थी यूनिटी और इंटेग्रिटी की, वो पूरी तरह से जो है एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो क्या करें हम लोग, पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो पाया तो इस यूनिटी और इंटेग्रिटी को मजबूत करने के लिए ये जो हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप की जो भावना है, इसे और ज्यादा एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, इसे कमजोर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सिंगल सिटीजनशिप की भावना को अगर कमजोर किया तो फिर इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में जो हमारे जो क्षेत्र हैं जहां पर पृथकतावादी सेपरेटिज्म घटनाएं होती रहती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं, हमारे साउथ के कुछ एरियाज हैं जहां पर इस तरह के पृथकतावादी घटनाएं होती रहती हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए तमाम दिक्कतों के बावजूद भी हमने एक ही तरीका अपनाया है कि चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, उनका सिटीजनशिप इंडियन है, वो भारतीय हैं, चाहे उनकी भाषा जो भी हो, चाहे उनका रेसिडेंस जहां भी हो, लेकिन अल्टीमेटली वो भारतीय हैं, इंडियन हैं और भारत के लिए वो काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल सिटीजनशिप हमारी भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है और संविधान के पार्ट 2 में, अगर संविधान में आगे पढ़ेंगे अपन, ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक के रूप में देख रहे हैं, ये सब डिटेल में आएंगे। नागरिकता का टॉपिक अलग पढ़ा जाएगा, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पूरा का पूरा सिटीजनशिप का ही प्रावधान किया गया है और वो सिटीजनशिप का प्रावधान सिंगल सिटीजनशिप के संदर्भ में ही है। वह एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप में मतलब हुआ एकल नागरिकता के संदर्भ में ही है। हाँ, जब कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय क्लियर नहीं हो पाई, स्पष्ट नहीं हो पाई, तो उसको लेकर के एक एक्ट भी बनाया गया। बाद में संसद में एक एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट में, जिसको बोलते हैं द सिटीजनशिप एक्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955। और उसमें समय समय पर 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, ये अलग अलग समय पर ये जो है सिटीजनशिप एक्ट जो है इसको भी, इसमें भी अमेंडमेंट किया गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान में एक तो नागरिकता का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकता के प्रावधान को लाए जाने के पीछे, खासकर एकल नागरिकता को लाए जाने के पीछे के जो कारण है वो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर एकल नागरिकता नहीं होती तो उसका क्या क्या इंपैक्ट हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता, उसको समझना जरूरी है। कुल मिलाकर के सिंगल सिटीजनशिप भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। और आगे देखते हैं कि एक और कैरेक्टरिस्टिक, इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में बहुत सारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और देखिए उनका मकसद क्या है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इन बातों पर गहराई से सोचा गया। कुछ चीजें तो हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे ही सीखा है, और बहुत सी चीजें हमने दूसरे देशों से भी लिया है, दूसरे देशों के संविधान से भी आया है। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो भारतीय संविधान में हैं और उनका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था। वो डिटेल में तो आगे पढ़ा ही जाएगा, लेकिन यहां पर इस
संदर्भ में देखेंगे कि वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं थी, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनको संविधान में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया, यही जानने का प्रयास हम इस कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत कर रहे हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन्स। हमारा जो संविधान है ये केवल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी संस्थाओं का ही प्रावधान नहीं करता है। तो क्या ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केवल ये जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स का प्रावधान नहीं करता, बट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड दे आर एनविसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेसी। ये वाली बात यहां पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यही सब चीजें जब आप मेंस की तैयारी करेंगे वहां भी आपको काम आएगा, या यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हैं जहां पर थोड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में भी, वहां भी इस समझदारी की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या कहा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये जिक्र किया गया है कि ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगे ये हमारी डेमोक्रेसी का बुलवर्क होगा, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी का आधार होगा, हमारी प्रजातंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाएं होंगी। These institutions will make our democracy strong। हमारी, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए ही तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हमने, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़कर हम जीते और स्वतंत्रता हासिल किए, और उसका मकसद यही था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, हमारी खुद की सरकार, हम खुद अपनी सरकार को खुद चुनेंगे, खुद हमारी जो सरकार होगी वो हमारे लोगों के बीच से होगी और हमारे लोगों के लिए काम करेगी। यानी कि वो जो मकसद था उसको पूरा करने के लिए ही हमने ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई। लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में एक संदेह भी था कि अगर पावर होता है तो पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब सत्ता होगी तो भ्रष्टाचार होगा, जब सत्ता होगी तो भ्रष्टाचार होगा, और सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी, और वहां पर जो वेलफेयर यानी कल्याणकारी जो सोच है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो संविधान निर्माताओं की जो सोच थी वो बहुत विस्तृत थी। उन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए देखिए किस तरह की संस्थाओं का निर्माण किया। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप जानते हैं। अब यहां पर हम इलेक्शन कमीशन को डिटेल में नहीं बताने वाले, इलेक्शन कमीशन का टॉपिक अलग से आएगा, विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा वो कि वहां पर कैसे अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, कितने लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो सब अलग टॉपिक है। यहां पर हम इस चीज को इस संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के होने से हमारे संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को क्या योगदान मिलता है, हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली को कैसे मजबूती मिलती है, हमारे देश के नागरिकों का हितों का संरक्षण कैसे होता है, हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज प्रोटेक्टेड, हितों का संरक्षण कैसे होता है। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, 324 में किया गया है, इसका मकसद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द पार्लियामेंट, the state legislature, president, vice president एंड एटसेट्रा। हमारी जो लोकसभा का चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन कराते हैं, विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन कराते हैं, राज्यसभा का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो भी इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट का वो भी इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेचर अगर विधानसभा का चुनाव होना है तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर, जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधान परिषद का वो भी चुनाव कराते। तो चुनाव आखिर क्यों कराते? डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, हर एक व्यक्ति को यह पता हो कि मेरे वोट से सरकार बनती है, मैंने ये सरकार चुनी है और इन्हें पब्लिक
इंटरेस्ट में काम करना है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, इसलिए ये चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन चुनाव कराने वाली संस्था भी तो मजबूत होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, तटस्थ इम्पार्शियल होना चाहिए और उसके ऊपर किसी प्रकार के का संदेह नहीं होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में बनाया गया है, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको विशेष शक्तियां दी गई हैं संविधान के माध्यम से, और इस तरह से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में इलेक्शन कमीशन एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करती है। सीएजी की बात करेंगे, आर्टिकल 148 टू 151 इनका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना, इस पद की स्थापना तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हो गई थी, लेकिन ये पद भारतीय संदर्भ में, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इतना महत्वपूर्ण था कि इसे जारी रखा गया और आज भी ये महत्वपूर्ण पद है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार का विभाग हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड सी लीगलिटी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, भारत सरकार के जितने भी खर्चे, उसकी लीगलिटी, वास्तव में वो वैधानिक खर्चा है कि नहीं, वास्तव में उसको संसद ने स्वीकृति दी है कि नहीं उस खर्चे के लिए। ऐसा तो नहीं कि जो सरकार है अपनी मर्जी से खर्च कर रही, क्योंकि सरकार को जो पैसा खर्च करने का अधिकार मिलता है वो बजट के माध्यम से मिलता है, संसद की स्वीकृति के माध्यम से मिलता है। बजट जो है वो संसद में पारित किया जाता है, बिना संसद के पारित किए जो है सरकार को खर्च कर, एक भी पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं होता। तो ये जो सीएजी होती है वो यही देखती है कि ये जो सरकारें पैसा खर्च कर रही है उसकी वैधानिकता है कि नहीं, उसकी प्रायोरिटी, औचित्य है कि नहीं। आजकल तो ये भी देखते हैं औचित्य है कि नहीं, ऐसा जरूरी था ही नहीं और खर्च कर दिया। तो ये बातें भी देखने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 टू 151 एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की व्यवस्था संविधान में की गई, तो इसका क्या महत्व है। तो संविधान की विशेषता के संदर्भ में हम इनका जिक्र कर रहे हैं। यहां पर संविधान की विशेषता में, भाई इलेक्शन कमीशन बनाया तो क्या मकसद था, अगर सीएजी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से 151 में अगर इनको महत्व दिया तो इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यही था कि सरकार के खजाने में, यानी भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि में यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत के लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो देश की जनता का ही तो पैसा है, देश की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में आया है, जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जो टैक्सेस जमा हुए हैं वही तो गाढ़ी कमाई का पैसा वहां पहुंचा है। तो उस पैसे का उपयोग सरकारें सही ढंग से कर रही हैं कि नहीं, केंद्र सरकार सही ढंग से कर रही है कि नहीं, राज्य सरकार सही ढंग से कर रही है कि नहीं, ये जांच कौन करेगा? ये जांच करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट के माध्यम से, एज अकॉर्डिंग टू द ऑडिट। तो इसीलिए साल में ऑडिट करते हैं, ये साल भर जो है ऑडिट का काम इनका रहता है, विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और ऑडिट करके, अंकेक्षण करके ये रिपोर्ट जो है ये देते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कई घोटालों का पता चलता है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है ये पता चलता है, और सरकारों की बदनामी होती है, चुनाव में उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह की इंडिपेंडेंट बॉडीज का निर्माण कर एक तरफ डेमोक्रेसी को
मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ जो जनता का पैसा दुरुपयोग ना हो, उसको नुकसान न पहुंचाया जाए, इसके बारे में सोचा। तो इसीलिए सीएजी को कहा जाता है द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, यानी कि जनता का जो पर्स है, जनता का जो पैसा है, उसका गार्जियन है। ये देखता है कि सही ढंग से खर्च किया जा रहा है कि नहीं, एंड सी द लीगलिटी एंड द प्रोपराइटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो लीगल है या नहीं, यानी वैधानिक है या नहीं, और वो औचित्य कितना था उसका, वो खर्च करना जरूरी था या नहीं था, इन सब बातों के बारे में हम सीएजी के माध्यम से जानते हैं। फिर और देखते हैं एक संस्था, आप देखिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी तैयारी, जिस परीक्षा के माध्यम से आप जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया सर्विस में आप जाना चाहते हैं, सेंट्रल सर्विस में, केंद्रीय सेवा में, और उसकी परीक्षा लेने का काम यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। स्टेट में जाएंगे, अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका भी प्रावधान यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 315 में कहा गया है कि भाई केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके भी कभी कभी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। वो अलग से प्रावधान अगर जरूरत होती है तो किया जाता है। तो यहां पर आप ये बात समझिए कि अनुच्छेद 315 में ये दो ही बातें हैं। नंबर एक, केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी और राज्य स्तर पर स्टेट पब्लिक सर्विस का गठन होना चाहिए। काम क्या करेंगे? ये काम करते हैं जो यूपीएससी होता है, ये केंद्रीय स्तर पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारियों का योग्य और कर्मठ उम्मीदवारों का चुनाव हो सके, चयन हो सके, उनके नाम को रिकमेंड करते हैं। उनके पहले तो परीक्षा आयोजित करते हैं, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, परीक्षा आयोजित करके प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ये सब परीक्षाएं आयोजित करके फिर मेरिट लिस्ट बनाते हैं, और उस मेरिट लिस्ट योग्यता क्रम के आधार पर उनके जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जिस योग्यता क्रम में जिस स्तर पर होते हैं उसके हिसाब से उन्हें विभाग अलॉटेड होता है, उनको वो डिपार्टमेंट अलॉटेड होता है और उनके नाम की सूची उस विभाग को भेजी जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारा यूपीएससी होता है या हमारा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्यों में परीक्षाएं आयोजित करते हैं, फिर इसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम, मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करके ये भी राज्य स्तर पर इसी तरह से अधिकारियों का चयन करते हैं। तो ये जो परीक्षाओं के माध्यम से चयन करके ईमानदारी से योग्य कैंडिडेट्स का चयन करने का मकसद क्या है? जो समाज में जो सबसे योग्य कैंडिडेट हैं, जो समाज में इस वेलफेयर की सोच यानी सर्विस सेवा की सोच के साथ आने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों की तलाश करना और उन्हें प्रशासन में भेजना, जिससे कि प्रशासन की विश्वसनीयता बनी रहे, प्रशासन की विश्वसनीयता बनी रहे और समाज में जो उनकी स्वच्छ छवि है, यानी कि जब ये आयोग के माध्यम से लोग चुने जाएंगे, एक कठिन परीक्षा के माध्यम से चुने जाएंगे, तो समाज में, सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा? अरे भाई ये देखो, ये जो हमारे समाज का एक मेहनती बच्चा, एक लेबोरियस, योग्य, कर्मठ, अच्छा जो हमारा कैंडिडेट था, जो बेहतरीन जो व्यक्ति थे वो चुने गए और आज वो कोई कलेक्टर हैं, कोई एसपी हैं, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, कोई रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। तो समाज में इन पदों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और इनका विश्वास भी बढ़ेगा, और जब ये योग्य और ईमानदार होंगे और समाज में इनका भरोसा होगा तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। ये प्रशासनिक सोच है, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। जब एक कलेक्टर आदेश देगा तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये कलेक्टर यूं ही कोई बात नहीं कहते, ये वही लोग हैं जो एक कठिन परीक्षा के माध्यम से चुन करके गए हैं। समाज में तमाम लोग थे, करोड़ लाखों लोग थे, उनमें से कुछ लोग चुन के गए, इसीलिए अगर ये बात कह रहे हैं तो समाज के हित में कह रहे होंगे। तो इन दिस वे द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन is maintained in the society,
ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस थ्योरी का, डिसीजन मेकिंग थ्योरी का, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, इन विद्वानों ने दिया था। उन्होंने बताया था कि इस तरह से जब आप चयन करोगे लोगों का, और जब वो डिसीजन लेंगे और प्रशासन में जब वो काम करने के लिए जाएंगे, तो उनकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, उनका एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, तो इससे प्रशासन को काम करने में आसानी होगी। ये बात हमारे संविधान सभा के लोगों को भी समझ में आती थी। वो उनको भी पता था कि अगर हम ऐसी संस्थाओं के माध्यम से लोगों का चयन करेंगे जिनकी स्थिति निर्विवाद होगी, मतलब वो डिस्प्यूटेड नहीं होगी, सबको पता होगा कि ये ऑनेस्ट, ये कर्मठ और योग्य लोगों को ही चुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो अधिकारी होंगे उनकी एक्सेप्टेंस समाज में बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि ये चयन के लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसी संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। ठीक, और इतना ही नहीं, जैसे यूपीएससी है तो ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं, हर साल वर्ष भर की एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को जो है संसद में रखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323। अब डिटेल में पढ़ेंगे, जब यूपीएससी पे जाएंगे तो वहां पर पढ़ा जाएगा ये सब चीज। तो आर्टिकल 323 के माध्यम से वो रिपोर्ट रखते हैं और वो संसद में रखा जाता है। तो वहां भी चर्चा होती है इस बात की कि यूपीएससी ने ये काम किया, इतने लोगों के अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन किए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने उनको अपॉइंट किया कि नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये सब चीजें भी रहता है। अच्छा, साथ ही साथ ये देखिए यूपीएससी एक और काम करता है, कई बार प्रेसिडेंट को या सरकारों को जो है एम्प्लॉइज के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है, प्रमोशन के बारे में कोई निर्णय लेना होता है, या इस तरह की कोई घटना घट जाती है, उस संदर्भ में कोई प्रशासनिक उनको सोच या समझ विकसित करनी होती है, तो ऐसे समय में भी ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूपीएससी से एडवाइस लेती है, और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवाइस लेती है। तो ये जो संस्थाएं हैं वो इस तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मदद करती हैं। और आगे देखिए फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग का नाम आपने सुना होगा, 280 आर्टिकल 280, क्योंकि संविधान सभा में इस बात पे भी चर्चा हुई कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा जो विभाजनीय कर है यानी डिविजिबल टैक्सेज हैं उनको लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो जाए, तो ये डिस्प्यूट ना हो इसके लिए एक संस्था बना दी गई, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में। और ये वित्त आयोग क्या करता है, ऐसे जो डिविजिबल टैक्सेज होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच कितना बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, किस तरह से काम किया जाए, ये यही बताते हैं गवर्नमेंट को। और इस तरह से फाइनेंस कमीशन भी हमारी डेमोक्रेसी का एक आधार बन जाता है, और जो डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच जो फाइनेंशियल मैटर पे होते हैं उसको कम करने का एक माध्यम बन जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक के संदर्भ में कर रहे हैं कि देखिए हमारा संविधान कितना शानदार है, कितना अच्छा है, कि जहां जहां पर उनको लगा संविधान निर्माताओं को कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया और उस बॉडी को काम दे दिया कि भाई आप जो है तटस्थ और निष्पक्ष रहकर काम करिएगा, क्योंकि हमारे देश में सेंटर भी है और स्टेट भी है, दोनों का काम भी बटा हुआ है, तो कभी अगर विवाद हो तो आप उसमें मदद करिएगा जिससे जनता का हित जो है वो मारा ना जाए। और भी देखिए और भी कुछ संस्थाएं बनी। अब हमारे देश में शेड्यूल कास्ट जो हमारे समाज में एक बहुत ही पिछड़े और कमजोर वर्गों का संदर्भ था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भी जिक्र किया था, गांधी जी ने भी काफी प्रयास किए थे इनके हितों को बचाने के लिए। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो इन लोगों के हितों के बारे में सोचा गया। आर्टिकल 338 में एक कमीशन बनाने की बात की गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका भी संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 338A। यानी कि एक तो हो गया 338 जिसमें शेड्यूल कास्ट कमीशन की बात की गई है, दूसरा शेड्यूल ट्राइब कमीशन 338A। और एक और चीज देखिए, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350B। वैसे ये बाद में जोड़ा गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से 350B, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज।
मतलब किसी के भी हित को नुकसान ना पहुंचे। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके मन में एक विश्वास पैदा करना, उनके मन में जो डर है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो मेजॉरिटी पीपल हमारी भाषा और संस्कृति को खत्म कर देंगे, ये डर उनके मन में ना रहे, तो उनके हितों को बचाने के लिए भी देखिए संविधान में एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है आर्टिकल 350 के तहत। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी प्रावधान मैंने बताए वो इस संदर्भ में कि ये सब एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करते हैं। कोई संस्था है वो शेड्यूल कास्ट के हितों को लेकर के काम करता है, कोई शेड्यूल ट्राइब के हितों को लेकर काम करता है, कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लेकर के काम करता है, कोई तटस्थ और निष्पक्ष ढंग से परीक्षाएं आयोजित हो और उच्च पदों पर समाज के योग्य और कर्मठ उम्मीदवार पहुंचे, ये सोच के साथ काम करता है। एक संस्था इस सोच के साथ काम करती है कि जो सरकारें काम कर रही हैं, जो पैसा खर्च कर रही हैं, वो सही तरीके से करें, उसकी लीगैलिटीज निर्धारित हो, उसकी प्रॉपरिटी यानी औचित्य निर्धारित हो, जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो गाढ़ी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। इस सोच के साथ काम करती है। और एक संस्था ये सोच के साथ काम करती है कि जो चुने हुए लोग हैं, जो हमारे सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये जब संसद में पहुंचे, ये जब विधानसभा में पहुंचे, तो ये बात जनता को समझ में आए कि ये तटस्थ और निष्पक्ष ढंग से चुने हुए लोग हैं। तो जब वो पॉलिसीज बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, और उसी में से जब सरकार बनेगी, क्योंकि उन्हीं में से जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो बहुसंख्यक दल होगी, वो सरकारें बनाएंगी। कोई उनमें से मंत्री बनेगा, कोई उसमें प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राज्य में है तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो जब वो अपनी नीतियों को इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो उन्हें असुविधा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा, जनता को पता होगा कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से चुने गए हैं, और यही सोच संविधान निर्माताओं की थी। तो इसीलिए तमाम विशेषताओं के साथ साथ भारतीय संविधान में इस तरह की इंडिपेंडेंट बॉडीज का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन एक चीज और कि जो हमारे संविधान में एक और संस्था है, आर्टिकल 76 में आप लोगों ने देखा होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है ये भारत सरकार को एक तरह से कानूनी सलाह देता है, कानूनी मामलों में ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी तरह की राज्य में देखेंगे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, आर्टिकल 165 के तहत ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं या उनके तरफ से कानूनी मामलों में काम करते हैं। तो इनके पीछे भी कारण यही होगा कि भाई सरकारें जो है अगर खुद ही स्वयं ही कानूनी मामलों में उलझ जाएंगी तो फिर सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उनके लिए संविधान में एक व्यवस्था कर दी गई कि भाई देखिए, आप तो अपना काम करिए, आप बेहतर ढंग से सरकारें चलाइए, आप बेहतर ढंग से जनता के हितों में काम करिए, लेकिन अगर कहीं पर कोई कानूनी मसला आता है तो आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राज्यों में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 के तहत ऑलरेडी प्रावधान किया गया है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें यह पता चल जाता है कि भारतीय संविधान में उन विशेषताओं को भी रखा गया है जो जनता के हित को प्रोटेक्ट कर सकें। उन संस्थाओं का निर्माण किया गया है और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी दी गई है, उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जनता के हितों को वास्तविक तौर पर स्थापित कर सकें और संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो एस्टैब्लिश हो सके। तो इस तरह से ये दो विशेषताएं और उसकी जो खासियत है उसके साथ आपके सामने आ गया है। अगर आपको ये हमारा विषय अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी करें और कमेंट भी करिए। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। धन्यवाद।